Hello, my lovely students out there. This is ARK representing ANARK9. Dear all, we are going to discuss a very important topic. एग्जाम के लिए केस लॉ के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है और आता है, ऑलराइट, क्योंकि प्रोबेबल क्वेश्चन है, सो ध्यान से पढ़िएगा. हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. उससे पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, डज द विशेस ऑफ द मेजॉरिटी ऑलवेज प्रिवेल? और एक्चुअली कंपनीज के अगर देखा जाए कॉन्सेप्ट के अंदर तो जनरली यही होता है. देखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें दो बातें बड़ी ध्यान रखनी होंगी. पहली, जैसे हमने डिस्कस किया हुआ है, क्या कंपनी जो भी एक्ट परफॉर्म कर रही है वो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग है. दूसरा, क्या वो कंपनीज एक्ट और अदर एप्लीकेबल लॉस को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है. अगर ये दोनों बात पूरी हो रही है, पहली मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग एक्ट होना चाहिए, दूसरा कंपनीज एक्ट और अदर एप्लीकेबल लॉस के अकॉर्डिंग एक्ट होना चाहिए, तो जी बिल्कुल ये बात सच है कि मेजॉरिटी प्रिवेल होगा. लेकिन इस बात को इतना ही कह के रख देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ऐसे भी कुछ जजमेंट्स हैं और ऐसे भी केस लॉ, डिसाइडेड केस लॉज हैं, जी हां, जहां पर मेजॉरिटी के विशेस पूरी नहीं हुई हैं. सो इस सेशन को ध्यान से देखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. केस लॉस के रेफरेंस के साथ में, डिटेल एनालिसिस के साथ में आपको बताया जा रहा है, क्योंकि आप लोग प्रोफेशनल स्टडीज कर रहे हैं. सो अटेंशन के साथ पढ़िएगा. एंड वन मोर थिंग, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करके ही आपको एडवांस नोटिफिकेशन मिलेंगे. सो जो आप बार बार पूछते हैं कि सर हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, हमें पता नहीं लगता है, उसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना है, उसमें ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिएगा. ऑलराइट, सो विदाउट वेस्ट टाइम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. देखिए डियर, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि आप अपने मॉड्यूल साथ रखिएगा, ताकि मॉड्यूल पास में होगा तो हम डिटेल में अच्छे से इसकी एनालिसिस कर पाएंगे और आपके लोगों के लिए भी कन्वीनियंट होगा. ऑलराइट, सो आज का सेशन को फटाफट से आगे बढ़ाते हैं. और कोई भी क्वेरी है आप ANARK9 के व्हाट्सएप पे मुझे फिर सेंड कर सकते हैं. मैं डेफिनेटली वहां आपकी सारी क्वेरीज को बहुत ही ध्यान से सुन रहा हूं. ऑलराइट, चलिए पहला हम यहां से डिस्कस करने वाले हैं. अच्छा, किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई क्लास अभी तक नहीं मिल पाया हो, जिन्होंने एनरोल्ड हो चुके हैं वो स्टूडेंट्स, अगर इनको क्लास नहीं मिला, उसका फर्स्ट सेकंड क्लास वो जरूर देख लीजिएगा. नहीं मिला है, ANARK9 के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर जो लगातार यहां शो हो रहे हैं, इन पर आप अपना रिक्वेस्ट भेजिएगा, आपको डेफिनेटली लिंक प्रोवाइड कर जाएगा. ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं. इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने पहले जैसे बताया कि इस कॉन्सेप्ट को जब हम कहते हैं कि विशेष जो होती है मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स की, वो पूरी होती ही है. ऐसे में कोर्ट्स ने भी ये कहा है कि हम भैया इंटरफेयर नहीं करेंगे. किस चीज में इंटरफेयर नहीं करने को कह रहा है कोर्ट कह रहा है कंपनी के इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम किसी भी तरह की इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर अगर वो एक्ट, जी हां, अगर कोई भी मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स की किया हुआ कोई भी एक्ट, अगर वो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स एंड कंपनीज एक्ट एंड लीगल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होगा, तो ये बात फोर्स वर्सेस हार्बॉटल केस में भी डिसाइड किया गया था. लास्ट सेशन में हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था. मैंने बताया था जैसे कि अगर मान लीजिएगा कंपनी के डायरेक्टर्स, कॉन्सेप्ट को ध्यान सुनिएगा, कंपनी के डायरेक्टर्स अगर किसी तरह का एक्ट करते हैं जिससे कंपनी की प्रॉपर्टी डैमेज होती है, कंपनी को लॉसेस होते हैं, तो उसके लिए मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर डिसाइड करेंगे. बट अगर देखा जाएगा, राइट पर्सन जो सू कर सकता है, केस कर सकता है डायरेक्टर्स के ऊपर, वो कंपनी ही होगा. पर जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो तो है नहीं खुद कोर्ट चली जाएगी. कंपनी को याद रखिएगा मेजॉरिटी के विशेस क्या हैं. इवन कई जजमेंट्स में यह भी देखा गया, कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई ऐसा एक्ट डायरेक्टर्स ने किया है जिसको रेक्टिफाई किया जा सकता है बाय द मेजॉरिटी, तो फिर वहां कोई सवाल ही नहीं है किसी भी तरह का सूट फाइलिंग का. अब एक इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि सर जो केस यहां फोर्स वर्सेस हार्बॉटल है, क्या ये इंडियन कॉर्पोरेट्स के अंदर पूरी तरह से एप्लीकेबल होता है? तो आंसर यहां पर यह भी कहना होगा ठीक नहीं होगा, यस. जी हां, आंसर यस कहना पूरी तरह से ठीक नहीं होगा. फोर्स वर्सेस हार्बॉटल का जो डिसाइडेड केस लॉ है, उसे अगर इंडियन कॉर्पोरेट कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो उसे पूरी तरह से अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जी हां, इंडियन कॉर्पोरेट कॉन्टेक्स्ट के अंदर मेजॉरिटी जो देखा जाए फाइनेंस प्रोवाइड करने की, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की होती है. अभी हम लेटेस्ट एग्जांपल्स इन दिनों देख रहे हैं, जैसे LIC ने अडानी में किया हुआ है, SBI ने अडानी में बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं. अब ये बड़ी फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जनरली फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं और एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ शेयर्स को ही होल्ड करती हैं. बहुत ध्यान सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है.
ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये कंपनीज को, इंडियन कॉर्पोरेट्स को ज्यादातर फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं और इनका जो परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग होता है वो बहुत कम होता है। और फॉर्ब्स वर्सेस हार्बोटल केस के अंदर ये डिसाइड हुआ था कि जो मेजॉरिटी की विशेस होंगी वही प्रिवेल होंगी और कंपनी खुद केस कर सकती है। अब अज्यूम कीजिएगा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जहां पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने फंड प्रोवाइड किया हुआ है इन द डेब्ट फॉर्म या इन द इक्विटी फॉर्म कॉर्पोरेट्स को, और अगर उनकी होल्डिंग स्मॉल है तो सर इकोनॉमी का तो बैंड बच जाएगा। ऐसे केसेस को भी हम ध्यान से समझेंगे। फॉर्ब्स वर्सेस हार्बोटल के क्या एडवांटेज हैं, क्या एक्सेप्शंस हैं, वो ध्यान से हम देखेंगे। चलिएगा आइए सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस को हम डिस्कस करते हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि आप लोग अपने मॉड्यूल से ही पढ़ रहे हैं और मॉड्यूल से ही कंटेंट स्टडी करना है। ऑलराइट, सो प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस की हम बात करने वाले हैं। ध्यान से अपना मॉड्यूल पास में रख लीजिएगा एंड बिलीव मी आप ऐसा ही सीखिएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस वक्त अपने रूम, स्टडी रूम में बैठे हुए हैं, आपका डिवाइस जो भी है आपके सामने रखा है, आपका मॉड्यूल भी आपके पास रखा है, आप फील कीजिएगा कि हम साथ यहाँ एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इतना ध्यान से पढ़िएगा कि आपको आज ये कॉन्सेप्ट अच्छे से याद हो जाए। स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस रूल इन फॉर्ब्स वर्सेस हार्बोटल। General principle of company law is that every member holds equal rights with other members of the company in the same class. Scale of rights of members of the same class must be held evenly for the smooth functioning of the company. In case of differences among the members, the issue is decided by the vote by the majority. ये हम बहुत सिंपल से जानते हैं कि ठीक है, आपने देखा होगा आपकी फैमिली में भी अगर मान लीजिएगा 6 या 7 मेंबर्स हैं या 10 मेंबर्स हैं, उन 10 मेंबर्स ने कोई पर्टिकुलर मान लीजिएगा परचेज करना है प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल आप आज एक कार खरीदने जा रही हैं, आपकी फैमिली ने डिसाइड किया कि हम लोग कार खरीदेंगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कौन सी कार खरीदी जाएगी और कौन सा कलर होगा। ठीक है, जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं। अब आपकी फैमिली की जो मेजॉरिटी कहेगी, मान लीजिएगा फैमिली में मेजॉरिटी कहता है कि हमें कार एक्स खरीदना है और उसका कलर रेड होगा या व्हाइट होगा, तो ये जो मेजॉरिटी कहेगा बोला वो कलर हम लोग परचेस कर लेंगे। अब मान लीजिएगा, एज्यूम कीजिएगा या मेजॉरिटी दो बात से डिसाइड होती है। कंपनीज में भी इसी बेसिस पे की जाती है। क्या? जो फंड प्रोवाइड कर रहा है, जो ज्यादा पैसा दे रहा है, जी हाँ, जैसे आपकी फैमिली में आपका डैडी पूरा खर्चा कर रहे हैं तो उनकी विशेष पहले रखी जाएंगी। और अगर उनको लगता है कि सबका साथ सबका विकास, तो हो सकता है वो आप सबकी कंसेंट मतलब इन नंबर्स मेजॉरिटी के साथ बात करेंगे। कंपनीज में भी कुछ रेजोल्यूशंस जो डिसाइड किए जाते हैं वो देखे जाते हैं कि पेड अप शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना ज्यादा किसने कंट्रीब्यूट किया है। और कुछ रेजोल्यूशन ऐसे हैं जो नंबर ऑफ मेजॉरिटी से डिसाइड किया जाता है, नंबर ऑफ मेजॉरिटी से। ऑलराइट, आई होप ये बात समझ में आ रहा होगा। सो यहां पर भी जब कोई डिसीजन लिया जाएगा तो ऑफ कोर्स जब भी कोई डिफरेंसेस होंगे, डिफरेंसेस का मतलब आपका ओपिनियन डिफरेंट है, मेरा ओपिनियन डिफरेंट है, तो जब भी डिसीजन लिए जाएंगे, कैसे लिए जाएंगे? बाय वोटिंग, ये हम जानते हैं। और वोट कैसे होगा? ऑर्डिनरी या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन, जैसा भी जिस केस में रिक्वायर्ड होगा। सिंस the majority of members are in advantageous positions to run the company according to their command, the minorities of shareholders are often oppressed. Oppressed का मतलब यहाँ पे देखिए पूरी तरह से नेगेटिव मत लीजिएगा। Oppressed का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि मैंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया और मेरी विशेष पूरी नहीं की जा रही है। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि जो मेजॉरिटी डिसीजन ले रहा है जी वो सही भी हो। ठीक है, तो ऑप्रेस का मतलब यहाँ पे जो विशेष पूरी ना होना उसे ऑप्रेस कह रहे हैं। ठीक है, company law provides for the adequate protection for the minority shareholders when their rights are trampled by the majority. अभी कौन से शेयर होल्डर के भी अपने इंडिविजुअल राइट्स भी हैं, इंडिविजुअल शेयर होल्डर के भी राइट्स हैं, जैसे राइट टू रिसीव द नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग, राइट टू वोट इन द मीटिंग, ऑफ कोर्स राइट टू नो द रिजल्ट्स ऑफ द मीटिंग, हाँ, राइट टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप। याद कर लो मेरे साथ में, केस लॉस के केसेस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो ध्यान रखो, ये इंडिविजुअल राइट्स है। इन इंडिविजुअल्स राइट को अगर ब्रीच किया जा रहा है, उसको उसके ये इंडिविजुअल राइट्स शेयर होल्डर को नहीं दिए जा रहे हैं, इन दैट केस याद रखिएगा वो अकेला शेयर होल्डर भी कंपनी के खिलाफ जा सकता है। कंपनी के खिलाफ का मतलब मेरा है कि अगर मेजॉरिटी, अगर इंडिविजुअल शेयर होल्डर को डायरेक्टरशिप में खड़े होने से ही मना कर दिया गया या उसको वोटिंग रिजल्ट्स कह रहा है यही बताया नहीं जा रहा है, ऐसे केसेस में याद रखना है हमको वो अकेला इंडिविजुअल शेयर होल्डर भी जा सकता है कोर्ट में, याद रहेगा। बट प्रोटेक्शन ऑफ द मिनॉरिटी इज नॉट जनरली अवेलेबल व्हेन द मेजॉरिटी डज एनीथिंग इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। बट लेकिन ये रियलिटी है। इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? कंपनी के अगर आर्टिकल्स एसोसिएशन के अंदर अगर कोई वैलिड प्रोविजन है इस पर द लॉ और वो मेजॉरिटी करना चाहती है
तो मेजॉरिटी कर सकती है, मिनॉरिटी कुछ नहीं कर पाएगा, माइनॉरिटी। ऑलराइट, द कोर्ट विल नॉट यूजुअली इंटरवीन एट द इंस्टेंस ऑफ द शेयर होल्डर इन अ मैटर ऑफ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड विल नॉट इंटरफेरेंस with the management of the company but by its directors so long as they are acting within the powers conferred on them under the articles of association of the company। अब मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, देखो ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेना, कई बार ऐसे ही स्टेटमेंट बन जाते हैं। द कोर्ट्स विल नॉट यूजुअली इंटरवीन एट द इंस्टेंसेस ऑफ शेयर होल्डर्स इन मैटर्स ऑफ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन and will not interfere with the management of the company by its directors so long they are acting within the powers conferred on them under the articles of the company। ये इंपॉर्टेंट है, लाइन हाईलाइट कर लेना, कई बार कॉपी पेस्ट होकर ऐसी लाइन आती है। ऑलराइट, तो स्टेटमेंट को हमको ट्रांसक्राइब करना होता है। In other words, articles are the protective shield for the majority of shareholders who compose the board of directors for carrying out their object at the cost of minority shareholders। ये भी लाइन हाईलाइट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो कई बार स्टूडेंट बोलता है सर ये क्वेश्चन कहाँ से आया, सर नहीं आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ द बुक्स, ऐसा नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। आप अपने मॉड्यूल के अंदर ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन वहीं से मिलेंगे। ऑलराइट, ध्यान से इसको हाईलाइट कर लीजिएगा ना। तो बेसिक प्रिंसिपल आप देखो, यहाँ से ध्यान से रखना, इस ये लाइन इंपॉर्टेंट है, हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि यहाँ एक खास बात आने वाली है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस विद द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी बाय कोर्ट्स इज लेड डाउन इन द सेलिब्रेटेड केस फोर्स वर्सेस हार्बर्टल that no action can be brought by a member against the directors in respect of the wrong alleged to the committed to a company. The company itself is the proper party to such an action। जी हाँ, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि एक शेयर होल्डर उठ के पहुंच रहा है, डायरेक्टर ने गलत कर दिया, डायरेक्टर ने मेरी विशेष पूरी नहीं कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ अगर डैमेजेस हुए हैं, गलत हुआ है, लॉसेस हो रहे हैं, कंपनी को हो रहे हैं, देन कंपनी विल डिसाइड। और कंपनी कैसे डिसाइड करेगा? मेजॉरिटी ऑफ शेयर डिसाइड करेगा, वैसे कंपनी डिसाइड करेगा। आई होप ये क्लियर होगा बात। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ध्यान सुनिएगा। अगर मेजॉरिटी ने कोई पावर कंफर्म किया है थ्रू आर्टिकल्स ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। दे आर नॉट बाउंड बाय द मिनॉरिटीज। अब इसमें से एक मिनॉरिटी में से एक शेयर होल्डर निकला, वो भागा गया एनसीएलटी को जाके बोलता है कि एनसीएलटी डायरेक्टर्स की वजह से कंपनी को लॉसेस हो रहे हैं। डायरेक्टर कैसे हैं? इनकैपेबल हैं, स्किल्ड नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। तो क्या ऐसे केसेस के अंदर एनसीएलटी उनकी पिटीशन को एक्सेप्ट कर लेगा? आंसर इज नो, नहीं करेगा। अनलेस अंटिल इट प्रूव्स दैट कि वहां पर कुछ गड़बड़ी जो हो रही है वो मेमोरेंडम बियॉन्ड जाके हो रही है, या फिर ऐसा हो रहा है कि कंपनी के प्रोविजन को फॉलो नहीं किया जा रहा है, या कोई भी अदर एप्लीकेबल लॉज जो हैं आपके एंटिटी के ऊपर आप वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, तब एक शेयर होल्डर जा सकता है। इवन अगर वो इंडिविजुअल शेयर होल्डर के जो इंडिविजुअल राइट्स हैं, जैसे मैंने बताया था कि राइट टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप, राइट टू वोट एट द जनरल मीटिंग, राइट टू नो द रिजल्ट्स ऑफ द जनरल मीटिंग, ये जनरल एस्पेक्ट्स हैं। अगर उसको इससे दूर रखा जा रहा है तब ऑफ कोर्स वो एनसीएलटी में पिटीशन फाइल करेगा और वो पिटीशन उसकी एक्सेप्ट की जाएगी, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। आई होप ये बात पकड़ में आया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो अब यहां ना एनालिसिस के अंदर बेटा मैं आपको रियलिटी बता दूं कि पूरी की पूरी बात जो हमने अभी ऊपर यहां डिस्कस करी है वो यहां वापस इन्होंने एनालिसिस में पता नहीं क्यों वापस कॉपी पेस्ट की है। ऑलराइट, सो इसे जरूर एक बार रीड कर लेना, गो थ्रू करना है। अब ये फॉर्स वर्सेस हार्बर्टल वाला जो केस है, इसको मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, फिर रीड कर लेना। पहले समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने पहले भी डिस्कस किया था इस केस के ऊपर कि फॉर्स वर्सेस हार्बर्टल के अंदर क्या है। फॉर्स एंड टर्टाउन जो है, देखो फॉर्स एंड टर्टाउन ये दो शेयर होल्डर थे। इन्होंने विद अदर शेयर होल्डर कंपनी के डायरेक्टर्स और कंपनी के सॉलिसिटर के खिलाफ केस फाइल किया, और ये केस फाइल किया, जो ग्राउंड था केस का वो एक ग्राउंड था कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं ये कंपनी को लॉसेस पहुंचा रहे हैं, कंपनी की प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं, और यही डायरेक्टर्स जो हैं ये इनकैपेबल डायरेक्टर्स हैं। इस केस के अंदर कोर्ट ने सारे फैक्ट्स को कंसीडर किया और ये कहा कि रॉन्ग जो हुआ है वो रॉन्ग कंपनी के साथ हुआ है। सो जो राइट पर्सन है सूट फाइल करने वाला वो कंपनी खुद है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई भी एक्ट, जी हाँ, अब क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया था आप लोगों को कि जब कंपनी भी केस फाइल करेगा तो कंपनी केस फाइल करने के लिए, जी हाँ, इसको याद रखिएगा, मेजॉरिटी परमिट करेगा। मतलब कंपनी की अगर मेजॉरिटी शेयर होल्डर चाहते हैं कि कंपनी के साथ गलत हुआ है तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर ही डिसाइड करेंगे कि कंपनी को सू करना चाहिए डायरेक्टर्स के लिए खिलाफ।
इस जजमेंट के बाद से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिटी सामने आई कि पहली बात कि सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट को वापस से यहां रिकॉग्नाइज किया गया कि कंपनी खुद कर सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो मल्टीपल केसेस यहां पर अराइज हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी शेयर होल्डर खड़ा होता जाके एनसीएलटी में पिटीशन लगा देता, वो मल्टीपल यहां केसेस को खत्म किया गया, हो ही नहीं पाएंगे। ऑलराइट, थर्ड इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई भी एक्ट परफॉर्म किया गया है कंपनी के थ्रू, मतलब डायरेक्टर्स ने किया है, और वो एक्ट रेक्टिफाई हो सकता है, तो बेकार में क्यों जाके लिटिगेशन फाइल करनी। जैसे एग्जांपल से अभी लेटेस्ट एक कंपनी है डिजिटल सर्विस, एक डिजिटल सर्विस कंपनी है जो बेसिकली अभी बायबैक कर रहा है। जी हाँ, बायबैक किया है फरवरी मंथ में ही। उस कंपनी के बायबैक को शेयर होल्डर से अप्रूवल मिलेगी, अभी लिया नहीं है, प्रोसेस में है। डायरेक्टर्स ने अपने लेवल पर जी हाँ कंसीडर करके ये इसको परमिट कर दिया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है शेयर होल्डर का अप्रूवल बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन के बिना अगर डायरेक्टर्स और अपनी अथॉरिटी के बियॉन्ड जाकर बायबैक करने की कोशिश करते हैं, तो ये एक्ट रेक्टिफाई कर सकती है कौन? मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स। सेम इस केस में भी कंपनी कोर्ट ने भी देखा कि अगर कोई एक्ट परफॉर्म हुआ है और वो एक्ट रेक्टिफाई हो सकता है बाय द मेजॉरिटी, तो कोई भी नेसेसिटी नहीं है लिटिगेशन फाइल करने की। इज इट क्लियर? आई होप ये केस आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सा केस है और लोग इस पर हल्ला मचाते हैं, बहुत क्या है, सिंपल केस है। आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को। सिर्फ जो मैंने फैक्ट्स बताए उस पर ध्यान रखिएगा। अब ये वाली जो बात है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा मेरे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से, if the thing complained of is a thing which is substance of the majority of company are entitled to, ऐसी कोई चीज जिसको सब मेजॉरिटी कर सकती है, परमिटेड है। मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स में अगर किसी पर्टिकुलर, जैसे मेमोरेंडम में हमें पता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा और कंपनी उस ऑब्जेक्ट के विद इन उस ऑब्जेक्ट के वो एक्ट परफॉर्म कर सकती है, तो परमिटेड है। ठीक है, परमिटेड का मतलब मेजॉरिटी ने कहा कि हाँ जी इस ऑब्जेक्ट को कैरी किया जाए। अब इंपॉर्टेंट बात कहता है, और इफ समथिंग हैज बीन डन इरेगुलरली विच द मेजॉरिटी ऑफ कंपनी एंटाइटल्ड टू रेगुलरली। जैसे कंपनी के, अगर मान लीजिएगा कंपनी किसी को लोन या इन्वेस्टमेंट गारंटी या बोरिंग कर रहा है, इस केस के अंदर अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है और उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा होने की वजह से स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है, तो ऐसे केस में अगर ऐसा हुआ कि आपने थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा अपने लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दिया, ऐसे केस में इसे रेक्टिफाई भी किया जा सकता है कि बाय द मेजॉरिटी। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? इफ समथिंग हैज बीन डन इरेगुलरली व्हिच मेजॉरिटी ऑफ कंपनी आर एंटाइटल्ड टू रेगुलरली, तो उसको रेक्टिफाई भी कर सकती है मेजॉरिटी। ऑलराइट, और इफ समथिंग हैज बीन डन इलीगली व्हिच द मेजॉरिटी ऑफ कंपनी आर एंटाइटल्ड टू डू लीगली। ऑलराइट, ये थर्ड, देयर कैन बी नो यूज इन हैविंग लिटिगेशन अबाउट इट। तो कोर्ट ने कहा कि फिर लिटिगेशन का कोई जरूरत तो यहां पर नहीं है, बात पकड़ मारा है। That's the reason principle of rule या principal rule of non-interference यहां पर prevail कर जाता है। The ultimate end of which is only that a meeting has been called, of course, और क्या होगा, और majority अपना डिसाइड करेगा कि क्या किया जाए। क्लियर है? ऐसे ही राजमुंद्री इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी वर्सेस नागेश्वर राव, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन जो थी बड़ी इंटरेस्टिंग रही, ध्यान से देखिएगा। The court will not in general intervene at the instance of the shareholder in matters of internal administration, will not interfere with the management of the company by its directors, so long as they are acting within the powers conferred on them on the articles of the company. Moreover, if the directors are supported by the majority shareholder in what they do, the minority shareholders can in generally not do nothing about it. जी हाँ, अगर मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स का सपोर्ट मिला हुआ है डायरेक्टर्स को, और वो सपोर्ट जो मिला हुआ है, अब कहीं ऐसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कई सारी कंपनीज देखने को मिलती हैं। अडानी के केस में क्या हो रहा है देख लीजिएगा, रिलायंस के केस में क्या हो रहा है, गोदरेज के केस उठा के देख लीजिएगा। हाँ, देयर नंबर ऑफ कंपनीज, और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत है। तो क्या सीखने वाली इंपॉर्टेंट बात है कि जो मेजॉरिटी चाहेगा ऑफ कोर्स वो करना पड़ेगा, लेकिन मेजॉरिटी, मैंने कहा फिर बोल रहा हूं, ऐसे नहीं कि एवं कोई भी एक्ट कर देगी। ऑलराइट, वो हम समझेंगे आगे भी। और so from the above it is followed that the company is being a separate legal person from the members who compose it and the company is proper person to bring an action. मिनॉरिटी शेयर होल्डर, ये एक शेयर होल्डर नहीं पहुंचेगा। यही सेम केस अभी मैंने डिस्कस किया था आपके साथ में
कि अगर कंपनी के जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हें यू नो व्हाट लेस अमाउंट पे अंडर वैल्यू पर सेल किया जा रहा है, अब एक शेयर होल्डर उठ गया, 2 4 5 10 उठ के पहुंच गए, नहीं, मेजोरिटी है तो वो फाइल, मेजोरिटी ही केस फाइल करेगी तो, और मेजोरिटी फाइल करेगा मतलब क्या है, मेजोरिटी थ्रू द कंपनी, ऑलराइट, मेजोरिटी अपना मीटिंग के अंदर डिसीजन लेगा कि हाँ जी हमें डायरेक्टर के खिलाफ केस फाइल करना होगा क्योंकि इसकी वजह से हमें लॉसेस हो रहे हैं, तो वो कौन डिसाइड करेगा, मेजोरिटी। आई होप क्लियर होगा। ऑलराइट, एंड ये एडवर्ड्स वर्सेस हैलीवेल, ये केस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, आई होप यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेम ये मैंने इससे पहले वाले सेशन में डिस्कस किया था, एडवर्ड्स वर्सेस हैलीवेल। केस लॉ के नेम जरूर याद रखने हैं हमें, ठीक है। अब अगर हम जस्टिफिकेशन की बात करें, देखो जस्टिफिकेशन एंड एडवांटेज ऑफ रूल्स ऑफ हार्बोटल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सिर्फ इसी पे क्वेश्चन आया हुआ सीधा, ठीक है। जस्टिफिकेशन एंड एडवांटेज ऑफ द रूल ऑफ पोर्स वर्सेस हार्बोटल। अब कहीं देखो ध्यान से देखना, इससे 4 बात इंपॉर्टेंट यहां निकाली। जैसे पहला कहा रिकॉग्निशन सेपरेट लीगल एंड पर्सनैलिटी ऑफ अ कंपनी। अगर कंपनी को लॉसेस हुए हैं तो कंपनी ही जाएगा केस करने, भैया मेंबर आप मत परेशान हो, ठीक है, क्लियर है। आप एक सिंपल सी बात समझिएगा कि यहां कह रहा है, देखो इफ अ कंपनी हैज सफर्ड सम इंजरी एंड नॉट द इंडिविजुअल मेंबर, इट इज द कंपनी इटसेल्फ दैट शुड सीक द रेड्रेस। अब अगर इंडिविजुअल के राइट्स, अगर इंडिविजुअल शेयर होल्डर के राइट्स अगर इन्फ्रिंज होते तभी वो शेयर जो था इंडिविजुअल शेयर होल्डर वो अप्रोच करता है एनसीएलटी को, ऑलराइट। बट यहाँ कंपनी को अगर कोई डैमेजेस हुए हैं तो कंपनी पहुंचेगा। अब किसी के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा सर कंपनी के वो पहुंचेंगे तो इनडायरेक्टली शेयर होल्डर को पहुंचेंगे, तो फिर भी आप देखेंगे एक्चुअल पर्सन जो होगा जिसको डैमेजेस हुए हैं वो कौन है, कंपनी, तो कंपनी शू करेगा। नीड टू प्रिजर्व राइट ऑफ मेजोरिटी टू डिसाइड, ऑफ कोर्स अब इस केस में भी डिसाइड हो कि भाई जो मेजोरिटी जाएगा उसके बेसिस पूरी की जाएंगी, ऑलराइट। यहाँ पे भी देखा प्रिंसिपल इन फोर्स वर्सेस हार्बोटल preserves the right of the majority of decide how the affairs of the company shall be conducted. It is fair that the wishes of the majority should prevail. And the multiplicity of futile, of course, अब कई सारे केसेस जो बेकार के केसेस, ये जो वर्ड है ना futile का मतलब unnecessary cases, तो unnecessary cases नहीं होंगे कि कंपनी का शेयर होल्डर ए है वो भी केस फाइल कर रहा है, बी भी कर रहा है, सी भी कर रहा है, डी भी कर रहा है, ऐसा यहाँ कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं क्योंकि मेजॉरिटी मिलके डिसीजन लेगा फिर कंपनी केस फाइल करेगा, तो अननेसेसरी जो केसेस हैं मल्टीपल केसेस वो नहीं होंगे। और थर्ड फोर्थ जो इंपॉर्टेंट बात है, लिटिगेशन एट सूट ऑफ मिनोरिटी फ्यूटाइल, लिटिगेशन एट सूट ऑफ मिनोरिटी फ्यूटाइल इफ मेजॉरिटी डज नॉट विश इट। ये भी इंटरेस्टिंग है। अब अगर मान लीजिएगा, ध्यान सुनना इस बात को, याद रखिएगा इस सब्जेक्ट को और किसी भी सब्जेक्ट को बहुत ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो याद होगा, ठीक है। अब ध्यान सुनना वापस से। अब मान लीजिएगा एक बात के लिए कोई भी ऐसा एक्ट जिसको रेक्टिफाई किया जा सकता है तो उसमें लिटिगेशन फाइल करने का कोई जरूरत ही नहीं होगा। बात पकड़ मारा है, मिनोरिटी को लगता है गलत हुआ है और मेजॉरिटी उस एक्ट को रेक्टिफाई कर देता है, तो इस केस में भी याद रखिएगा हमें क्या रखना है, लिटिगेशन, अननेसेसरी लिटिगेशन फाइल नहीं होंगी। पर जैसे मैंने बार बार कह रहा हूं, ये मेजॉरिटी की विशेष का मतलब वहां पे ये नहीं है कि अगड़म सगड़म कुछ भी कर देंगे, नहीं। ये विशेष पूरी होने का तरीका क्या है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स को चेक कीजिएगा, प्लस कंपनीज एक्ट उस बात की परमिशन दे रहा हो, प्लस अदर ये रट्टा मार लो उस बात का चाहे तुम एप्लीकेबल लॉस, ये अगर 3 बातें पूरी हो रही हैं तो आपकी विशेष जो हैं, मतलब मेजॉरिटी की विशेष जो हैं वो पूरी होंगी। ऑलराइट, अब चाहे उस इन्वेस्टमेंट्स के बाद में कंपनी को कितना बड़ा लॉस हो जाए, बात पकड़ में आ रहा है। तो 4 बातें यहां पर खास देखी गई हैं। रिकॉग्निशन सेपरेट लीगल, मेरे साथ बोलिए, रिकॉग्निशन सेपरेट लीगल पर्सनालिटी ऑफ द कॉर्पोरेशन, सॉरी कंपनी, ऑलराइट, रिकॉग्निशन सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेकंड क्या है, नीड टू, ऑफ कोर्स नीड टू व्हाट, टू प्रिजर्व राइट, नीड टू प्रिजर्व द राइट ऑफ द मेजॉरिटी टू डिसाइड, क्या रहेगा, जो मेजॉरिटी डिसाइड करेगा वही प्रिवेल होगा। एंड थर्ड वन इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ फ्यूटाइल केसेस विल बी अवॉइडेड। एंड द फोर्थ वन इज लिटिगेशन एट सूट ऑफ मिनॉरिटी फ्यूटाइल इज इफ मेजॉरिटी डजंट विश, ऑलराइट। अब देखिए वो, अब ये इंटरेस्टिंग, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इस पे क्वेश्चन रखी हुई है, इंपॉर्टेंट है, याद देखिएगा। लेक्चर्स के अंदर ही मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बीच बीच में बताता हूं, और इंश्योर करता हूं तुम उठाकर चेक कर लेना। जब लेक्चर्स के साथ साथ जिन स्टूडेंट्स ने याद रखे एग्जाम अटेम्प्ट किए उनको अपने यहाँ पता है, जो मेरे एक स्टूडेंट्स रहे हैं दे नो दैट वेरी वेल कि एग्जाम उनके कितने से जाते हैं, और हम लोग इंश्योर करते हैं 60+ के ही स्कोर में आप जाएं। ऑलराइट, आइए देखते हैं। अब यहां बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये आया कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि यहां पे जब आईसीआईसीआई का केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी, उससे पहले याद देखिएगा यहां पर जो केस था इसकी एप्लीकेशन दिल्ली हाई कोर्ट में डाली गई थी, याद देखिएगा, एंड देन बाद में व्यू भी इसके ऊपर आए सुप्रीम कोर्ट के। पर अभी यहां पर हम दिल्ली हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन को देख रहे हैं, क्या रही, कहता है
जो अगर हम देखें यहां पर हैज हेल्ड दैट द ऑटोमेटिक एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हार्बोटल रूल टू इंडियन कॉर्पोरेट वुड बी इम्प्रॉपर। ऑटोमेटिक बात कर समझना, विदाउट कंसिडरिंग द फैक्ट्स ऑफ द ईच केस, if you're trying to apply rule of horse हार्बोटल, ये गड़बड़ हो जाएगा। मतलब कोर्ट ने, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने देखा, वो देखा कि आप ऑटोमेटिकली इसकी एप्लीकेशन अप्लाई कर दें, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ना, अगर इंडियन कॉर्पोरेट कॉन्टेक्स्ट में देखें, यहाँ थोड़ा सा कैपिटल का स्ट्रक्चरिंग का थोड़ा डिफरेंट तरीका है। ज्यादातर जो पैसा कॉर्पोरेट के पास है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का है, एंड दे हैविंग अ लेस नंबर ऑफ शेयर्स, लेस नंबर मतलब लेस परसेंटेज ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो ऐसे केसेस में तो उससे गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए यहां पर क्या कहा कि ऑटोमेटिक एप्लीकेशन नहीं हो सकती है, डायरेक्टली नहीं हो सकती है, बस समझना, डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देखिए, here the Indian corporate sector does not involve a large number of small individual investors, but predominantly financial institution funding at least 80% of finance। अब ज्यादातर पैसा कौन लगाता है? फाइनेंस इंस्टीट्यूशन लगाते हैं। अभी चुपचाप देखो ना, आंसर देखना, SBI ने और LIC ने अडानी में खूब पैसा लगाया हुआ है। मैं यहाँ ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे अभी, पर हम आते हैं, ये सबको पता है, वेल नोन खबर है। It is these financial institutions which provide entire funds for the country's existence and corporate activities. Though they hold only a small percentage of shares, it is these financial institutions which have really provided the finance for the company's existence, and therefore to exclude them or to render them voiceless on the application of the principle of force versus Haber-Bosch rule would be unjust and unfair। जी हाँ, कि देखिए, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में अगर हम देखें, क्योंकि इंडियन फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस देखिएगा, ज्यादातर इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, और इनके पास में, क्योंकि अब क्या होता है, देखो समझो, एक रियलिटी आप भी जानते हो कि अगर आपने SBI से बैंक से लोन लिया है, तो आपने क्या किया, अपनी कंपनी के शेयर्स गिरवी रखे, उनके बदले आपने लोन ले लिया, तो कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर्स, जैसे फॉर एग्जांपल 5% ऑफ शेयर्स के ऊपर आपने लोन ले रखा है। अब यहां लोन का अमाउंट, बड़ा अमाउंट आपको कंपनी ने इन्वेस्ट कर दिया, उसके बदले शेयर्स आपके लिए रखे हैं। अब ऐसे केस में अगर हम देखें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन कॉर्पोरेट कॉन्टेक्स्ट में, हम अगर ऑटोमेटिकली, समझना, ऑटोमेटिक का मतलब क्या कि विदाउट कंसीडरिंग द फैक्ट्स ऑफ द केस, ऐसा नहीं करना है, आपको हर एक केस के फैक्ट्स को भी कंसीडर करना है, और आपको ये देखना है कि इसमें फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और अगर जो पैसा इन्वॉल्व है उसका अगर पैसा डूबता है या उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, तो इसका इकोनॉमिक पर क्या इंपैक्ट होगा। बात पकड़ में आ रहा है? तो ऐसे केसेस में दिल्ली हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये थी कि आप रूल जो है फोर्स वर्सेस हार्बोटल, वो डायरेक्टली या ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं कर देंगे इंडियन कॉर्पोरेट कॉन्टेक्स्ट में। बात पकड़ में आ रहा है? अप्लाई होगा, ये तो केसेस के ऊपर डिपेंड करता है, बट ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होगा। इसी केस के ऊपर आगे भी एक बड़े इंटरेस्टिंग इसके एक्सेप्शंस भी हैं, जहां पर यहां कंसीडर किया गया कि मेजॉरिटी प्रिवेल होगा, ऐसा नहीं भी है। याद रखिएगा, जैसे अल्ट्रा वायर्स एक्ट अगर कर रही है, ठीक है, या किसी केस में स्पेशल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है, ठीक है, या पर्सनल राइट्स को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, शेयरहोल्डर को पार्टिसिपेट ही नहीं करने दे रहे हैं मीटिंग के अंदर, उसको डायरेक्टरशिप के लिए खड़ा नहीं होने दे रहे हैं, या फ्रॉड किया जा रहा है बाय द मेजॉरिटी, ठीक है, तो ऐसे केसेस के अंदर यहां पे रखिएगा, हमको ये देखने को मिलेगा कि मेजॉरिटी का जो रूल प्रिवेल करता है वो यहां पर कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। नेक्स्ट सेशन में इसको डिस्कस किया हुआ है, उसे भी जरूर फटाफट से देख लीजिएगा। ऑलराइट, गुड बाय, टेक केयर, और टेस्ट सीरीज के लिए रेडी रहिएगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज ना मैंने पहले भी बताया रे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, गुड बाय, एंजॉय कीजिए।